देखिए, पूरी बातचीत को 3-4 खंडों में बांटा जा सकता है। एक, ये तैयारी करें कैसे, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात होगी जिन्होंने तैयारी करना अभी शुरू किया है, और शायद उन लोगों के लिए भी ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है जिन्होंने तैयारी तो किया लेकिन शायद जिनके दिमाग में तैयारी करने का प्रॉपर ढांचा मौजूद ना हो। तो एक बात तैयारी करने के तरीके को लेकर होगी। दूसरी बात वो है जहां आपको तैयारी करने के बाद उसको फाइन ट्यून करना है, मांझना है और प्रतिस्पर्धा की उस स्तर तक ले आना है जहां 12-13 हजार उन लोगों में शामिल हो सके। 8 लाख 7 लाख लोग जो भी एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग बैठते हैं, उन 5 लाख लोगों में 12 हजार जो लोग या उससे कुछ ज्यादा लोग जो मेंस लिखने के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, उनमें शामिल होने के लिए आपको कैसे फाइन ट्यून करना है अपनी तैयारी को, प्रीलिम्स की तैयारी को खास तौर पर, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे कुछ एडवाइस, सलाह क्या हो सकती जो आपको ध्यान रखनी चाहिए या जिन गलतियों से आपको बचना चाहिए। सारी बातचीत शुरू करने के क्रम में सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि हिंदी हार्टलैंड में जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसमें पढ़ने के तरीके में खामी है, जिस कारण बहुत सारे विद्यार्थी बहुत इफर्ट करने के बाद भी पीटी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वो खामी क्या है पहले इसको समझिए। ये एग्जाम्पल मैं कई बार क्लास में भी देता हूं। मान लीजिए मुझे एक बच्चे को कुछ तथ्य बताने हैं। तथ्य सपोज कीजिए एक लव स्टोरी का है, एक प्रेम कहानी है। उस प्रेम कहानी में कौन प्रेमी है, कौन प्रेमिका है, उनका प्रेम हुआ तो उसमें विलेन कौन आया, विलेन ने गड़बड़ कैसे पैदा की, उस गड़बड़ी से प्रेमी और प्रेमिका कैसे दूर हो गए, और फिर परिस्थितियां कैसे बदली, और फिर प्रेमी प्रेमिका मिले कैसे। मान लीजिए पूरी बात मुझे एक स्टूडेंट को समझाना है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि मैं इस पूरी लव स्टोरी को एक फिल्म में तब्दील कर दूं और एक फिल्म बनाऊं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिस फिल्म में एक तरफ राज है, एक तरफ सिमरन है। शाहरुख खान राज है, काजोल सिमरन है। दोनों इंग्लैंड में रहते हैं। दोनों को एक स्कूल के कॉलेज की ट्रिप पे प्रेम हो जाता है। उस प्रेम के बाद कैसे सिमरन के पिताजी जो अमरीश पुरी हैं, कंजर्वेटिव हैं, रहते इंग्लैंड में हैं लेकिन पारंपरिक आदमी हैं, अपनी बेटी का ब्याह इंग्लैंड के किसी लड़के से नहीं करना चाहते, पंजाब के किसी मुंडे से करना चाहते हैं। तो सिमरन को लेकर उड़ाते हैं वापस इंडिया। मान लीजिए मैंने ये पूरी प्रेम कहानी एक फिल्म बनाकर 3.5 घंटे की फिल्म बना के एक बच्चे को दिखा दी। कहा इस फिल्म को देख लो। फिल्म में क्या है? फिल्म में लॉजिक है, फिल्म में सीक्वेंस है, एक घटना के बाद दूसरी घटना आती है। राज सिमरन मिले कैसे, इसके लिए भी कहानी बनाई जाती है। कॉलेज का ट्रिप करवाया जाता है जहां राज भी जाएगा, सिमरन भी जाएगी। और फिर जब राज सिमरन उस कॉलेज की ट्रिप से लौटेंगे तब पहली बार उनको नींद नहीं आ रही रात में, तब उनको पता चलता है कि प्रेम हो गया। ही समझ पाते हैं कि प्रेम क्या है। समझते हैं कि भूख नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, तो प्यार हो गया। पूरी कहानी में हर चीज के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है। फिर कैसे सिमरन भारत आ गई, फिर भारत आई तो उसकी शादी किस लड़के से तय की गई, फिर कैसे राज भी भारत आया, भारत आगे कैसे उसने पहले उस घर में काम करना शुरू किया जिस घर में सिमरन रह रही है। पूरी कहानी में लॉजिक है, सीक्वेंस है। इसलिए जब मैंने 3 घंटे की फिल्म किसी को दिखाई तो पूरी फिल्म उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई। अब 3 घंटे की फिल्म दिखाने के बाद मैं उस बच्चे से पूछता हूं, बताओ राज पहले भारत आया या सिमरन पहले भारत आई? एक सवाल बना दिया मैंने। फिल्म देखा वो बच्चा क्या करेगा? फिल्म उसने देखी मान लीजिए आज से 10 साल पहले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मान लीजिए किसी बच्चे ने देखी 10 साल पहले, और सवाल मैंने उससे आज पूछा
कि बताओ राज इंग्लैंड से पहले भारत आया था या सिमरन भारत पहले आई थी? 10 साल पहले देखी गई फिल्म को देखकर उस बच्चे ने आसानी से बता दिया कि पहले सिमरन आई थी फिर राज आया था। फिल्म ने क्या किया? फिल्म ने जो उसने 3 घंटे में देखा उसको एक सीक्वेंस के माध्यम से उसके दिमाग में रिटेन करवा दिया। अब मैं मान लीजिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे 10 सवाल बना दूं किसी परीक्षा का कि सिमरन राज पहली बार कहां मिले थे, स्विमिंग पूल के किनारे मिले थे, कॉलेज में मिले थे, रोड पर मिले थे, स्टोर में मिले थे। क्या करेगा बच्चा? 10 साल पहले इसने फिल्म देखी, सही टिक मारेगा, कॉलेज की ट्रिप पर मिले थे। पूछूंगा क्या राज के पिताजी भी कभी भारत आए थे? जिसने फिल्म देखा होगा तुरंत बता देगा कि राज के पिताजी भारत आए थे। ये बात जो है कभी नहीं आए थे। जो टिक मैंने कहा है लगाने के लिए क्या कर देगा? लगा देगा कि राज के पिताजी भी भारत आए थे, क्योंकि उसने दिलवाले दुल्हनिया देख रखी। 10 साल बाद भी कोई सवाल उससे पूछ रहा हूं, गलत नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका क्या होता? मान लीजिए मैं उस बच्चे से कहता कि फिल्म क्या देखोगे, मैं तुमको 3 पेज का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा, नोट्स बना के दे रहा हूं, इसी नोट्स को याद कर लो और इससे जो सवाल आएगा लिख देना। नोट्स कैसे बनाया मैंने पहले एक पेज पर नोट्स बनाया कि इस प्रेम कहानी के मुख्य पात्र कौन है, और नीचे लिखा एक पात्र राज है जो इंग्लैंड में पढ़ता है, दूसरी पात्र सिमरन है जो इंग्लैंड में है, तीसरा पात्र राज का पिता है, चौथा पात्र सिमरन का पिता है, पांचवा पात्र सिमरन का जिससे विवाह तय होगा वो है। पात्र परिचय लिख दिया। इतने पात्र हैं। दूसरे पेज पर मैंने लिखा कि इस फिल्म में सिमरन कहां की रहने वाली है, राज कहां का रहने वाला है, सिमरन का मूल गांव क्या, सारा फैक्ट इकट्ठा करके बढ़िया चार्ट में बना के उस लड़के को 3 पेज का नोट्स दे दिया। इसको तैयार करने में कितना समय लगा? 3 पेज का वो नोट्स 15 मिनट में उस बच्चे ने देख लिया। फिल्म देखने में 3 घंटा लगा, लेकिन 3 पेज का नोट्स पढ़ने में केवल 15 मिनट लगा। 15-20 मिनट में उसने देख लिया कि राज सिमरन सब लिखा हुआ है, पात्र हैं ये यहां मिले, सारे तथ्य उसने लिख लिए। अब मैंने 10 साल बाद दोनों विद्यार्थियों से, एक जिसको 3 पेज का नोट्स दिया था और एक जिसको मैंने 3 घंटे की फिल्म दिखाई थी, दोनों से सवाल पूछे सेम। बताइए, जिसको मैंने 15 मिनट वाला कट पेस्ट वाला नोट्स दिया था, इसमें सिर्फ फैक्ट लिखे हुए थे, कोई कहानी नहीं थी, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं था, वो जो नोट्स बच्चे को दिया है, क्या वो बच्चा आप सवाल सही कर पाएगा 10 साल पहले पढ़े हुए 3 पेज का? क्या पाएंगे आप? जिसको मैंने 3 पेज नोट्स दिया है उससे मैं 10 साल बाद सवाल पूछता हूं कि राज पहले आई थी इंडिया या सिमरन पहले आया था, उसके नोट्स में लिखा है, लेकिन 10 साल पहले पढ़े गए नोट्स में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, केवल तथ्य है। क्या कर देगा वो? भूल जाएगा। और हो सकता है सवाल क्या कर दे? गलत कर दे। हो सकता है इस पर टिक मार दे कि राज पहले आया था, सिमरन बाद में आई थी, क्योंकि उसको कहानी नहीं पता है। तो पढ़ने में समय कम लगा किसमें? 3 पेज नोट्स में। लेकिन सवाल करने की एक्यूरेसी किसमें ज्यादा हुई? सवाल करने की एक्यूरेसी वहां ज्यादा हुई जहां आपने 3 घंटे की फिल्म देखी। तो पीटी की तैयारी के 2 तरीके। एक वो लोग जो गाइड खरीदते हैं और उससे रटते हैं कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, उसमें किसने शामिल, कौन कौन भाग लिया, बक्सर का युद्ध कब हुआ, डच कंपनी कब आई, पुर्तगीज कंपनी कब आई, अंग्रेज कब आए, सारा इतिहास फैक्ट की तरह याद है। क्या कर रहा है एक बच्चा? एक बच्चा इतिहास को कहानी की तरह सीख रहा है, और दूसरा बच्चा गाइड से क्या कर रहा है? फैक्ट याद कर रहा है। क्या होगा? जिस बच्चे ने इतिहास को किताब से पढ़ा, पूरी कहानी सीखी, उस बच्चे के इतिहास के किसी सवाल के पूछे जाने पर सही करने की संभावना ज्यादा होगी। जिस बच्चे ने इतिहास को किसी गाइड से पढ़कर सिर्फ फैक्ट याद कर लिए, लेकिन जिस दिन आप याद कर रहे हैं कोई सवाल, परीक्षा प्राय उसके 2 साल बाद दे रहे होते। इतिहास पढ़ आज रहे हैं, एग्जाम 2 साल बाद देंगे। क्या 2 साल बाद आपको यह फैक्ट जो आज आपने बक्सर प्लासी के युद्ध पर याद किया बिना किसी बैकग्राउंड के, वो आपको याद रहेगा? इसलिए पहली गलती मैं समझता हूं हिंदी हार्टलैंड के विद्यार्थियों की, कारण उनका पीटी रुक रहा है, वो गलती है गाइड और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पर पीटी की तैयारी का डिपेंडेंस।
अगर आप पीटी की तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से शुरू करेंगे, भूल जाइए, आपका जिंदगी में प्रिलिम्स नहीं निकलेगा। तो जो बच्चे कोचिंग से ही पीटी की तैयारी शुरू करते हैं और कोचिंग उनको नोट सप्लाई करना शुरू करता है, पेज का नोट्स दिया जाता है, अंग्रेजों का भारत में आगमन, कहां कहां किले बनाए, कहां से कहां की तरफ आए, सारा फैक्ट लिख के दे दिया। कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सा यात्री पहले आया, सब फैक्ट लिख के दे दिया। किसी चीज में हमारे दिमाग में कोई खाका नहीं बन रहा है, आकर्षक नोट्स मिल रहा है, उस विद्यार्थी की प्रीलिम्स होने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो रही है। तो पहली बाधा पीटी की तैयारी में है, पीटी की तैयारी को कोचिंग के नोट से अगर आप करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। आगे इस बात को और समझाऊंगा विस्तार से। पीटी की तैयारी की शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी से होगी। एनसीईआरटी क्या करती है? एनसीईआरटी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कहां शुरू हो जाएगा? कक्षा 6 शुरू हो जाएगा। भूगोल पढ़ेंगे कहां शुरू हो जाएगा? कक्षा 6 शुरू हो जाएगा। क्या करता है? कक्षा 6 से भूगोल की किताब पहले आपके दिमाग में कहानी बनाती है। ज्वालामुखी कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी पर तमाम भू आकृतियां कैसे बनी, इनकी कहानी है, फिल्म है। और तब आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक मैप बनता है कि चीजें हुई कैसे। और यह कहानी जैसे जैसे आपके दिमाग में बिल्ड होती जाती है, वैसे वैसे आपके पास अब 3 साल 4 साल बाद भी अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसको करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो पीटी की तैयारी के लिए हर चीज की फिल्म बनानी है। अब जैसे मान लीजिए, मैं इस बात को एक और उदाहरण समझाता हूं। सपोज कीजिए मुझे इकोनॉमी में किसी बच्चे को समझाना हो कि इकोनॉमी कैसे पढ़ना है। मैं कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा देखो, पूरी इकोनॉमी एक सिनेमा की तरह है। इस सिनेमा में डिमांड नाम की एक चीज हीरो है। डिमांड हीरो है। डिमांड आती है, मांग आती है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। जब निवेश होता है तो कल कारखाने लगते हैं, औद्योगिक इकाइयां खड़ी होती हैं, बैंक खड़ा होगा, बीमा कंपनी खड़ी होगी, ढेर सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। जब कल कारखाना खड़ा होगा तो उसमें काम करने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कल कारखाना खड़ा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जिसको रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, उसको नौकरी के साथ 40,000 रुपया मिल गया सैलरी। जब 40,000 रुपया सैलरी मिल गई तो उसके पास क्रय शक्ति आ गई। अब उस क्रय शक्ति से अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, तो उसके बच्चे की स्कूली शिक्षा के लिए एक स्कूल खुल गया। उस क्रय शक्ति से जो उसको 40,000 सैलरी मिल रही है, उससे वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने बाहर जाना चाहेगा, इसलिए बाहर एक रेस्टोरेंट खुल गया। जो स्कूल खुला, उस स्कूल में जिसमें इस बच्चे का इस मजदूर का बच्चा जो 40,000 रुपये पा रहा है, इसका बच्चा पढ़ने आ रहा है, वहां टीचर की भर्ती शुरू हो गई। जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है 40,000 सैलरी लेके अपनी, उस रेस्टोरेंट में 4 एम्प्लॉई आ गए। रेस्टोरेंट में रोजगार मिलना शुरू हो गया, स्कूल में मिलना शुरू हो गया, कॉपी किताब की दुकान खुल गई। सब किससे हो रहा है? मांग बढ़ी, निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ा, रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा, क्रय शक्ति बढ़ी, क्रय शक्ति बढ़ी, तो स्कूल, रेस्टोरेंट, सिनेमा सब खड़े होते चले गए। कहानी है। अब क्या समझ ले हम कि कहानी, जो पूरी इकोनॉमी की कहानी मांग पर टिकी हुई है। किसी कंट्री की इकोनॉमी की मजबूती इस बात पर टिकी हुई कि उस कंट्री में मांग कितनी है, डिमांड कितनी है। जिस कंट्री में लोग डिमांड खूब कर रहे हैं और उस डिमांड के कारण वहां निवेश हो रहा है, उस निवेश के कारण वहां लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। क्रय शक्ति बढ़ रही तो लोग खर्च कर रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं तो उनके खर्च के कारण बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों को प्रश्रय मिल रहा है, और उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जा रही। अब मैं पहचान लूं कि सिनेमा में जो डिमांड हीरो है, इसमें विलेन कौन है। अब मैंने पहचाना कि मान लीजिए किसी कंट्री में डिमांड बहुत है, जैसे पाकिस्तान में डिमांड बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद है। डिमांड तो है, 20 करोड़ आबादी, मान ली 30 करोड़, लेकिन 20-25 करोड़ आबादी जो डिमांड कर रही है, उस डिमांड को पूरा करने की जो निवेश चाहिए, तो निवेशक क्या देखता है कि मैं निवेश करने जाऊंगा पाकिस्तान में,
वजीरिस्तान में, पंजाब में, सिंध में फैक्ट्री डालूंगा, अब वहां तो आतंकवाद है। कल मेरे कोई फैक्ट्री को आग लगा दे, क्या करेगा वो? डिमांड होने के बावजूद वहां निवेश नहीं करेगा। इसका मतलब आंतरिक सुरक्षा अगर ठीक नहीं है तो डिमांड होने के बावजूद निवेश नहीं होता, और निवेश नहीं होता तो आगे की सारी आर्थिक गतिविधियां काम नहीं करती। इसका मतलब आंतरिक सुरक्षा का खराब होना विलेन है। दूसरा, समाज में संघर्ष बहुत है, नक्सलवाद चल रहा है, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। वहां भी निवेशक डरेंगे कि यहां निवेश कर दिया, कल सांप्रदायिक लगा दी। इसका जहां सांप्रदायिक सौहार्द ज्यादा होगा वहां निवेश ज्यादा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक सरकार हो, उसके लंबे समय तक टिके रहने की संभावना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो निवेशक क्या होगा? जो कानून नियम आज सरकार ने बनाए हैं, अगली बार भी इसी सरकार के लौटने की संभावना ज्यादा है, तो निवेश कर दो, सरकार नियम नहीं बदलेगी। क्या हो गया? ये आप देखेंगे सोसाइटी, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है? ये सब तय कर रहा है कि किसी राज्य में निवेश कितना होगा। ये सब इकोनॉमी का संबंध किससे जुड़ गया? पॉलिटी से। इकोनॉमी का संबंध किससे जुड़ गया? सोसाइटी से। अब अगर आपके दिमाग में पूरी फिल्म बन गई, तब आप इकोनॉमी के अलग अलग सेगमेंट को उस हिसाब से पढ़ पाएंगे। डिमांड को रेगुलेट करने वाले कारक कौन से हैं, सप्लाई को रेगुलेट करने वाले कारक कौन से हैं, डिमांड सप्लाई के मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं, इनमें चैलेंजेस क्या हैं। पूरी इकोनॉमी को इस तरीके से आप जोड़ के पढ़ पाएंगे। तो जब भी आप कोई विषय पढ़ेंगे, सबसे पहले जरूरी है कि उस विषय की एक कंप्लीट पिक्चर आपके दिमाग में। अब जरा सोचिए कि ये पिक्चर, जो कंप्लीट पिक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पिक्चर मेंस पढ़ने से बनती है या पीटी पढ़ने से बनती है? सीधी सी बात है, ये पिक्चर मेंस पढ़ने से बनती है। इसका तब अगर किसी ने आपको बताया है कि प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग है, तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। असल में प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी का एक भाग है। जितना शानदार मेंस आपका तैयार होगा, मेंस तैयार होने का मतलब सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना हुआ है। जितना शानदार मेंस आपके दिमाग में तैयार होगा, उतना बेहतर प्रीलिम्स आप कर पाएंगे। मेंस की पढ़ाई का मतलब है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट जब फॉर्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्या मतलब क्या है? जो मैंने कहा कि फिल्म, इकोनॉमी की फिल्म आपके दिमाग में बन गई, हिस्ट्री की फिल्म आपके दिमाग में बन गई, ज्योग्राफी की फिल्म आपके दिमाग में बन गई, सारी फिल्म आपके दिमाग में बन गई, तब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया। और कॉन्सेप्ट बन गया तब आप पीटी की तैयारी करने जाएंगे तो जितने भी तथ्य होंगे सब आपके दिमाग में रुकते जाएंगे। इसको मैं एक उदाहरण समझाता हूं। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और आप मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद जाइए। हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश कीजिए, मछलियां बहुत हैं, एक भी मछली आपके हाथ में नहीं आएगी, बहुत मछलियां होने के बावजूद। दूसरी बार क्या कीजिए? थोड़ा धैर्य के साथ क्या करिए? एक जाल बनाइए। जाल बनाने में क्या लगेगा? 8-10 दिन का समय लगेगा। जाल बना लीजिए। जाल बनाने के बाद 8-10 दिन बाद फिर तालाब में जाइए, जाल डाल दीजिए। क्या पाएंगे आप? मछलियां अपने आप फंसती चली जाएंगी। तो मछली पकड़ना है। ठीक वैसे यूपीएससी में आपको सवाल में टिक लगाना है। जैसे तालाब में मछली पकड़ना है, वैसे यहां टिक लगाना है। टिक कब लगा पाएंगे आप? टिक तब लगा पाएंगे जब आपको तथ्य सही से पता होंगे। तथ्य कब सही से पता होंगे? केवल आप तथ्य पकड़ने जाएंगे तो मछलियों की तरह तथ्य आपके हाथ में नहीं आएंगे, फिसल जाएंगे, क्योंकि तथ्य रोकने के लिए कोई जाल आपने नहीं बनाया है। लेकिन अगर आपने कहानी नुमा कॉन्सेप्ट का जाल इतिहास का, भूगोल का, अर्थव्यवस्था का बना रखा है, अब फिर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कूदे हैं, तो मछलियों की तरह तथ्य इसमें अपने आप फंसने शुरू हो जाएंगे। तो दो पढ़ाई का तरीका है। पहले एक कॉन्सेप्ट का जाल बनाइए और फिर तथ्य जुटाना शुरू कीजिए। और दूसरा, तथ्य बताने वाली किताब या तथ्य बताने वाली कोचिंग से शुरू कीजिए। अगर तथ्य बताने वाली किताब और तथ्य बताने वाली कोचिंग से आप शुरू करेंगे तो आप उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति की तरह है जो हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने कहानी गढ़ने वाली किताब से, कॉन्सेप्ट बनाने वाली किताब से तैयारी की, तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने पहले कॉन्सेप्ट बनाया और फिर उसके बाद तथ्य जुटाने की कोशिश की। अपने आप तथ्य उस जाल में, कॉन्सेप्ट नुमा जाल में फिट होते चले जाएंगे।
पहली बात ही, अब देखिए सब कैसे होता कैसे है। जब भी आप सिविल सेवा में पीटी की तैयारी करेंगे तो उसके 3 लेयर्स होंगे। 3 लेयर्स। पहला लेयर होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन नॉलेज पूल। कॉमन नॉलेज पूल, कॉमन नॉलेज पूल उसको कहते हैं जिसमें वो सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो सबके पास मौजूद है। इस परीक्षा को आप कभी वो क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो जानकारी नहीं जो दूसरों के पास है। कॉमन नॉलेज पूल। कॉमन नॉलेज पूल कैसे बनाएंगे? कॉमन नॉलेज पूल बनाएंगे एनसीईआरटी से पढ़ के। एनसीईआरटी की किताब कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं। तो जो किताब सब पढ़ते तो सामान्य जानकारी पहले जुटा लेंगे जो सबके पास है। इसलिए कोई कोचिंग अगर आपको कहे कि हम आपको नोट्स दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्यों एनसीईआरटी में समय लगा रहे हैं, हम आपको एनसीईआरटी का पूरा नोट्स दे रहे हैं। एक कोचिंग है बहुत बड़ी, वो कहती है कि आपको एनसीईआरटी पे समय लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सारे एनसीईआरटी का जिस्ट निकाल के आपको दे दिया है, उसकी किताब मत खरीदिएगा। एनसीईआरटी का जिस्ट आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी की कहानी पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उस एनसीईआरटी पढ़ के आप क्या करेंगे? कॉमन नॉलेज पूल बनाएंगे। किस रूप में? कहानी के रूप में। हर एनसीईआरटी क्या है? एक कहानी है। पहला चरण होता है एग्जाम का कॉमन नॉलेज पूल का। कितना समय लगेगा इसमें? इसमें लगेगा करीब आपको 7 से 8 महीना। क्या क्या पढ़ना चाहिए बात करूंगा, लंबी होगी लेकिन सामान्य है। जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कक्षा 6 शुरू कीजिए और 12वें तक की किताब पढ़िए। कोई कहेगा कक्षा 6 किताब क्यों पढ़ना? पढ़ जाइए। एक ही दिन तो लगता है कक्षा 6 किताब पढ़ने में। क्लास 6 की किताब पढ़ने में 1 ही 2 दिन तो लगता है। क्या तकलीफ है? 2 कॉन्सेप्ट भी अगर आपके बन गए जो नहीं है आपके पास तो जरूरी है। तो क्लास 6 से शुरू कीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की तैयारी। 9वीं कक्षा से इकोनॉमी की, 10वीं 12वीं से एनवायरमेंट इकोलॉजी की। तो आपको एनसीईआरटी सॉर्ट करनी होगी, सॉर्टिंग करनी होगी उनकी कि कौन सी एनसीईआरटी को 6वीं क्लास से पढ़ना है, कौन किसको 9वीं क्लास से पढ़ना है, किसको 12वीं क्लास से पढ़ना है। इसको पढ़ के क्या करेंगे? इसको पढ़ के आप बनाएंगे कॉमन नॉलेज पूल। पहला तरीका है। दूसरा क्या होता है? दूसरा स्टेज होता है एनरिचमेंट। जब आप कॉमन नॉलेज पूल बना लेते हैं, सामान्य जानकारी जुटा लेते हैं, तो सामान्य जानकारी तो 3 लाख लोगों के पास है। इससे तो आप परीक्षा नहीं क्रैक कर लेंगे। इससे आप यूपीएससी में 100 सवाल जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उनमें से केवल 28-27 सवाल कर पाएंगे। और 28-27 सवाल करने से बात नहीं बनेगी। आपको 100-105 नंबर चाहिए, 110 नंबर चाहिए। 110 नंबर के लिए तो 55 सवाल सही करना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब एनरिचमेंट, एनालिसिस, रीजनिंग, इलिमिनेशन टेक्निक्स, इनका रोल आता है। इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं। एक काम करना पड़ता है सेकेंडरी लेवल की कुछ किताबें पढ़ना, जिनमें कॉमन नॉलेज पूल से ऊपर की कुछ बात बताई गई। जैसे मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी से आपने इतिहास की सामान्य जानकारी ले ली। अब सामान्य जानकारी लेने के बाद जब बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे आप, तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिलेगी कि दूसरे स्तर की किताब है। इस दूसरे स्तर की किताब पढ़ के, ऐसी किताबें पढ़ के, हो सकता है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की किताब हो, डीडी बसु की किताब हो, बीके शर्मा की किताब हो। ये सब दूसरे स्तर की किताबें। पहले स्तर पर एनसीईआरटी, बाकी चीजें सीखने के बाद सेकंड स्तर पर आइए उन किताबों को पढ़ने में जो सेकेंडरी किताबें, इनको पढ़ेंगे। जब इनको पढ़ेंगे तब कैसे पढ़ेंगे? जब आप कॉमन नॉलेज पूल तक पहुंच चुके हैं, तो कॉमन नॉलेज पूल पर जाने के बाद लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ने से पहले यूपीएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, सिविल सर्विसेज का, जितने एग्जाम यूपीएससी लेती है, और पॉलिटी में जितने सवाल आए हों, एनडीए में, सीडीएस में, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में, सब जुटा लीजिए। पिछले 10 साल के सवाल। 10 साल के सवाल समझ रहे हैं वो क्या है? वो 10 साल के सवाल वो सवाल हैं जो 10 साल के एग्जामिनर के दिमाग को खोल रहे हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि हम सवाल पूछने वाले की साइकोलॉजी को समझ लें।
कि सवाल पूछा कहां से जाता है। 10 साल के सवाल जुटा लीजिए। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, मैंने देखा कि 10 साल में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट पर 2010 से 2019 तक कितने सवाल पूछे गए, फंडामेंटल राइट के किन किन आयामों से सवाल पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज में क्या पूछे गए हैं, एनडीए में कौन सवाल पूछे गए हैं, सीडीएस में क्या सवाल पूछे गए हैं, सीपीएफ में क्या सवाल पूछे गए। इसका मतलब जितने यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, मुझे फंडामेंटल राइट पर पूछे गए 10 सवाल मेरे दिमाग में बन गए कि 10 साल में यूपीएससी ने फंडामेंटल राइट से इतने तरह के सवाल पूछ रखे हैं। सवाल मैंने देख ली। अब लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ना शुरू कीजिए। तो लक्ष्मीकांत की किताब में जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ें तो उससे पहले 10 साल में यूपीएससी द्वारा पूछे गए फंडामेंटल राइट्स पर सारे सवाल आपके दिमाग में हो। तो आपने देखा कि जब लक्ष्मीकांत की किताब में आप फंडामेंटल राइट के दूसरे पेज पर पहुंचे तो आपको दिखाई दिया कि अच्छा, ये दूसरे पेज पर जो चौथा बिंदु लिखा हुआ है ये तो पूछा जा चुका है, क्योंकि आप सवाल पहले आपके दिमाग में याद है। तो वो जो चौथा बिंदु अब आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में रिटेन हो गया, क्योंकि चौथे बिंदु से सवाल पूछा जा चुका है, ये आपको याद है, इसलिए वो चौथा बिंदु याद हो गया आपको। तो आपको क्या दिखा कि पांचवां बिंदु जो अब तक नहीं पूछा गया यूपीएससी ने, शायद चौथा तो पूछ चुके हैं, पांचवा नहीं पूछा है, हो सकता है पांचवा पूछ ले। सवाल देखने के बाद जब आप तैयारी करते हैं, सेकेंडरी किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते समय मत करिएगा। एनसीईआरटी पढ़ते समय बिना किसी दिमाग लगाए कोई सवाल वाल देखे, पहले कहानी की तरह एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ जाइए। 2 बार पढ़ने के बाद जब कॉमन नॉलेज पूल तक पहुंच जाए, तब उसके बाद जब दूसरे स्तर की किताबों पर जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तब दूसरे स्तर पर किताबों पर जाने से पहले सवाल देखिए। सवालों को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसके हिसाब से बांट लीजिए। फिर ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल हैं, उनको अलग कर लीजिए। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट के सवाल हैं, उसको अलग कर लीजिए। और इन सवालों को अलग करके एक ट्रेंड बनाइए कि पॉलिटी में पंचायती राज से, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से, पॉलिटी में डीपीएसपी से 2016 के बाद इधर रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2016 के बाद रुझान पॉलिटी का है कि डीपीएसपी से सवाल ज्यादा पूछना शुरू कर चुके हैं, वो पंचायती राज से सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं, पॉलिसी से सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में एक ट्रेंड भी बनना शुरू हो गया कि मुझे लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते समय इन बातों पर ध्यान देना होगा। तो ये जब आप करेंगे तो दूसरे लेयर की जो तैयारी होगी, उस दूसरे लेयर की तैयारी में प्रीलिम्स में सवालों के संदर्भ में आप सूचना जुटा रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत की किताब खत्म करते करते आपके दिमाग में पूरा एक मैप बन जाएगा कि पॉलिटी में अब तक क्या सवाल पूछे गए, उनमें से कितने सवाल सीधे लक्ष्मीकांत की किताब में मिलते हैं और कितने सवाल नहीं मिलते। तब आपके दिमाग में जेन्युइन सवाल उठेगा कि जो सवाल नहीं मिलते लक्ष्मीकांत की किताब में, एनसीईआरटी में भी नहीं मिले, उनको कैसे हल करूंगा। यह तैयारी का तीसरा लेयर है। पहला लेयर वो हो गया जहां आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी सारी तो 26-27 सवाल कर पाएंगे। दूसरा लेयर वो हो गया जहां आप सारी सेकेंडरी किताबें पढ़ेंगे, विपिन चंद्रा हिस्ट्री में, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में, पीआईबी, पीआरएस, तमाम इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह से पढ़ेंगे। तो आप 25 सवाल से 45 सवाल तक पहुंचेंगे, 40 सवाल तक पहुंचेंगे। 15 सवाल बढ़ेंगे बस। सारी किताब पढ़ने के बाद 40 सवाल 42 सवाल तक आप पहुंचेंगे। इसका सारी किताब भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आप पेपर में 42 सवाल ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना तो आपको 55 है। तब आपके दिमाग में तीसरा डाउट शुरू होता है और आप ये समझ पाते हैं कि इसका मतलब इस एग्जाम में केवल पढ़ने से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यही गलतफहमी है, तो इसी दूसरे लेयर तक जा पाते हैं और जब फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 2 गाइड और खरीद लेते हैं, उससे तथ्य जुटाते हैं और उससे तथ्य जुटाने के बाद फिर जुटा के तथ्य पढ़ते हैं। इस साल जिस गाइड को उन्होंने पढ़ा, जिससे 2 सवाल आए थे, अगले साल यूपीएससी उस गाइड से पूछे गए सवाल जो तथ्य है उससे सवाल नहीं पूछेगा। तो आप क्या कर रहे होते हैं, हर साल वो 4-5 सवाल बढ़ाने के लिए आप कहते हैं 2 ही सवाल और किए होते तो हो गया होता, 3 सवाल और किए होते तो हो गया होता। अरे वो 3 सवाल ज्यादा पढ़ने से कभी नहीं कर पाओगे। और ये समझ आपके दिमाग में अगर नहीं बनी तो आप क्या कर रहे होते हैं, कमरा बंद करके किताबों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं और पीटी आपका कभी नहीं निकलता। ध्यान रखिएगा, पीटी आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब जिस दिन सवाल आपको पूछा जाए उस दिन जो सवाल पूछा गया आपको याद आ जाए
और जो पूछा गया सवाल है उसके तथ्य आपको याद आ जाएं, ये तब संभव होगा जब आपके पढ़ने के सोर्सेज लिमिटेड हों। अगर आप 10 किताब से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तथ्य तो आप बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन 10 किताब से हिस्ट्री जो तथ्य होंगे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि दिमाग उनको याद नहीं रख पाएगा। और जिस चीज को आप याद नहीं रख सकते, जिस दिन पीटी का एग्जाम होगा उसका पीटी के एग्जाम में कोई महत्व नहीं है। इसलिए यह बात भी समझिएगा, जो लोग ज्यादा किताबें पढ़ते हैं पीटी की तैयारी के लिए, उनका पीटी होने की संभावना नगण्य है, नहीं कर पाएंगे पीटी में। इस बात को मैं कैसे साबित कर सकता हूं? पिछले 4-5 सालों में जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा उनमें 22, 23, 24 साल के विद्यार्थी बहुत सिलेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने वालों का नंबर बहुत बढ़ गया है। अब 22 साल का स्टूडेंट कौन है? 19-20 साल में इंजीनियरिंग करके खाली हुआ, 15-16 साल में इंटर किया, 16 साल में 4 साल इंजीनियरिंग किया, 20 साल हो गया, फिर 1.5 साल तैयारी किया, अब 22, साढ़े 22 साल, 23 साल में सिलेक्ट हो गया। अब 1.5 साल जब ये तैयारी किया होगा, सिलेक्ट हो गया, तो इसका मतलब इसको पीटी पढ़ने के लिए कितना समय मिला होगा? 1.5 साल जब कुल तैयारी इसकी है तो इसका मतलब 1 साल मेंस पढ़ा होगा, 6 महीना पीटी पढ़ा होगा। जो बच्चा 6 महीना पीटी पढ़ के पीटी क्रैक कर ले रहा, क्या वो इतिहास की 4 किताब पढ़ सकता है? क्या वो पॉलिटी की 3 किताब पढ़ सकता है? इसका मतलब जितने इंग्लिश मीडियम के इंजीनियर सिलेक्ट हो रहे हैं वो सब 1.5-2 साल पढ़ाई के बाद सिलेक्ट हो जा रहे हैं। और 1.5-2 साल में पीटी की लिए 2 हिस्ट्री की किताब पढ़ना, 4 साइंस की किताब पढ़ना संभव तो नहीं है। इसका मतलब जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो किताबों की संख्या कम रख रहे हैं। और हिंदी मीडियम में किसी विद्यार्थी कमरे में चले जाइए, इलाहाबाद में, लखनऊ में किसी विद्यार्थी कमरे में चले जाइए, आप क्या पाएंगे? गाइड्स भरी होंगी, किताब की संख्या अनंत है, घटना चक्र, यूथ कंपटीशन टाइम्स, पता नहीं क्या क्या गाइड खरीद के भरे हुए हैं। मैगजीन खरीदता ऊपर से, अखबार खरीदता ऊपर से, कभी सोचता ही नहीं है कि एक दिन में अखबार में 20-22 पेज होते हैं, 100 पेज की मैगजीन होती है, हजारों पेज की एनसीईआरटी है, हजारों पेज का कोचिंग का नोट्स है, सब जोड़ ले अगर ये तो 10,000 पेज पड़ेगा। इसका 10,000 पेज पढ़ने का मतलब है 300 या 250 दिन अगर आपको ले लिया जाए, आप साल में पढ़ते हो, तो एक दिन में अगर 30-40 पेज आप पढ़ेंगे तब 10,000 पेज पूरा होगा। अगले साल अखबार फिर बदल जाएगा, मैगजीन फिर बदल जाएगी। तो आप तो इस तरीके से पढ़ के कभी जितना मटेरियल आपके पास रखा उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। रिवाइज कब करेंगे? रिटेन कब करेंगे? तो केवल वही मटेरियल पढ़ी जिसको पढ़ सकें, फिर रिवाइज कर सकें, फिर रिपीट कर सकें और फिर रिटेन कर सकें। 4 शब्द याद कर रखिएगा। वही पढ़ना है जिसको पहले रीड कर सकें, फिर रिपीट और रिवाइज कर सकें और फिर रिटेन कर सकें। जिस चीज को पढ़ते समय आपके दिमाग में सवाल बने कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन ना इसको रिवाइज कर पाऊंगा, ना रिपीट कर पाऊंगा और ना 2 साल बाद आज से रिटेन कर पाऊंगा। 2 साल बाद एग्जाम होगा, उस दिन ये तथ्य मुझे याद नहीं रहेगा जो आज पढ़ रहा हूं, उसको पढ़िए ही मत, उस पर समय जाया मत कीजिए। तो बात समझ में आई? जो लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं वो सिलेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो किताबों की संख्या न्यूनतम रखते हैं, जिनको बार बार पढ़ा जा सके और जिनको बार बार पढ़ के रिवाइज करके रिटेन करके सिविल सेवा दी जा सके। इससे कितने सवाल होंगे? इससे 42-43 सवाल होंगे। तो हिंदी हार्डलाइन के जिन विद्यार्थियों की बहुत ऊर्जा ज्यादा नोट्स और किताब पढ़ने में जाती है वो मत करिएगा। अच्छा, दूसरी एक बात ही और इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेसी मत कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? वही बात लिखी है ए किताब में, वही बात लिखी है बी किताब में। मैं ए भी पढ़ रहा हूं, बी भी पढ़ रहा हूं, सुभाष कश्यप भी पढ़ रहा हूं, बीके शर्मा भी पढ़ रहा हूं, बीके शर्मा भी पढ़ रहा हूं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा हूं। यह नहीं करना होता। एक सवाल सही करने के लिए 200 पेज मत पढ़िए। यूपीएससी दुर्लभ और रेयर पाए जाने वाले ज्ञान का टेस्ट नहीं है कि एक सवाल आपको जो आता था किसी को नहीं आता था। यह नहीं टेस्ट होगा इसमें। ऐसी पढ़ाई कभी मत जाइएगा पढ़ने के लिए। वो पढ़िए जो आसानी से उपलब्ध है, और किसी एक सोर्स से पढ़िए जिस सोर्स में ज्यादातर सामान्य बातें मिल जाती हैं। 1-2 अतिरिक्त बातें अगर नहीं मिल रही हैं फिर भी उन अतिरिक्त बातों के लिए कभी दूसरी किताब मत पढ़िए। गांठ बांध लीजिए इसको। पीटी अगर क्रैक करना है, ठीक है, इससे आपका 40 सवाल पहुंचेगा।
अब सवाल यह है कि 40-42 सवाल के बाद ये 55 सवाल तक कैसे पहुंचा जाए। समझ लीजिएगा, 28 सवाल तक आपको पहुंचाएगी, 25 से 28 सवाल तक आपको पहुंचाएगी एनसीईआरटी। 28, 25, 28 से 40 सवाल तक आपको पहुंचाएंगी सेकेंडरी बुक्स, जिनका नंबर सीमित हो, जिसमें आप किसी एक वेबसाइट को फॉलो करते हो, पीआईबी, पीआरएस जैसी, केवल एक, और कोई एक अखबार सिर्फ पढ़ते हो, और हर सोर्स के लिए सिर्फ आपने एक एक किताब बनाई हो। ये 40 सवाल तक पहुंचाएंगे। तो सवाल उठेगा अभी, ये 40 से 55 तक कैसे पहुंचेंगे। 40 से 55 सवाल पहुंचने के लिए दो चीजें काम करेंगी, एक टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस, और दूसरा इलिमिनेशन टेक्निक। दोनों बातें इंटरलिंक्ड हैं। जब आप 40 सवाल 45 सवाल करने लायक हो जाते हैं, आपका नॉलेज पूल इतना बड़ा हो जाता है, आपकी एनालिसिस की पावर थोड़ी बड़ी हो जाती है, आपने मेंस के लिहाज से पीटी की तैयारी पढ़ ली है, हर चीज की आपके दिमाग में कहानी बन गई है, तब आप टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे करते हैं? टेस्ट सीरीज को आदत बना लीजिए। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो क्या ऐसा करते हैं क्या कि 5 दिन बाद एक दिन ब्रश कर लिए? नहीं। जब आपकी 1 साल की एनसीईआरटी, 1.5 साल की एनसीईआरटी, 6 महीने मैंने कहा एनसीईआरटी पर दीजिए, 1 साल सेकेंडरी बुक्स पर दीजिए, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद आप टेस्ट सीरीज करना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए 2020 में जो पढ़ाई शुरू कर रहा है वो 2022 को टारगेट करे, अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो 2020 में शुरू किया, 2020 पूरा लगा दिया एनसीईआरटी पढ़ने में, 2021 में सेकेंडरी बुक पढ़ा 6-7 महीने में, और 2021 में जब सेकेंडरी बुक पढ़ लिया तो 2021 एंड में दिसंबर से और 2022 की शुरुआत में टेस्ट सीरीज में चला गया। 4 महीने टेस्ट सीरीज कीजिए। और टेस्ट सीरीज कभी उस कोचिंग की मत कीजिएगा जिस कोचिंग का टेस्ट सीरीज में एक्सपर्टीज नहीं है। क्योंकि क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज आपको सफल भी बना सकती है, टेस्ट सीरीज आपको फेल भी कर सकती है। कैसे? पानी लाना भाई जरा ना। कैसे? अगर किसी ऐसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपने की जिस कोचिंग ने, मैंने कहा, को दुर्लभ और रेयर जानकारी आपसे पूछना शुरू कर दिया, पूछा कि जो साउथ अफ्रीका जहाज गया था, फला गांधी जिससे गए थे, उसके पीछे क्या लिखा था, सवाल पूछ लिया। अब ये सवाल बिपिन चंद्रा में तो है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, और आपने सोचा कि ये सवाल हमको नहीं आता तो इतिहास नहीं आता, तो आप निकल पड़े इलाहाबाद छाप, इलाहाबाद मार्का किसी केसी शर्मा की इतिहास की किताब पढ़ने के लिए, मॉडर्न इंडिया की कोई गाइड पढ़ने के लिए, के शर्मा की प्राचीन इतिहास की किताब। अब इस किताब ने क्या किया? इस किताब ने आपकी सारी एनर्जी डाइवर्ट कर दी, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक दुर्लभ सवाल के चक्कर में, जो सवाल यूपीएससी कभी पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछेगा भी तो ऐसे 5 सवाल छोड़ दीजिएगा, आपने अपना 1 साल अब ऐसी किताबों पर लगा दिया। तो जो खराब कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो सवाल इस भाव से पूछते हैं कि हम इतना टफ सवाल तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनको यूपीएससी के ट्रेंड और पैटर्न की समझ नहीं है। मीडियोकर लोग हैं, गाइड लेके बैठे, गाइड से 10 सवाल बना दिया और आपने उसको ज्वाइन कर लिया। यह बात काम नहीं करेगी। तो जो लोग पटना में हैं, इलाहाबाद में हैं, लखनऊ में हैं, इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में एक कमी है, ये सस्ती चीज बहुत ढूंढते हैं। 500 रुपया में 10 टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। अब कोई कहे 5000 रुपया में 10 टेस्ट, तो नहीं जाएंगे, कहेंगे 500 रुपया टेस्ट के लिए थोड़े देंगे। अरे मूर्खों, 500 रुपया में जो 10 टेस्ट तुमको दे रहा है, वो टेस्ट बनाने वाला कौन आदमी होगा? मैं एक लेक्चर पढ़ाने का मान लीजिए 20,000 रुपया लेता हूं, 2 घंटा पढ़ाने का। मुझे फिलॉसफी की समझ है। अब मैं जब टेस्ट पेपर बनाने बैठूंगा, 2 घंटा 4 घंटा लगेगा, तो मैं 20,000 रुपया कोचिंग से चार्ज करूंगा टेस्ट पेपर बनाने का। 4 पेपर मैंने उनको बना के दिया, मैंने 1 लाख रुपया ले लिया उनसे, क्योंकि जब 2 घंटा मैं पढ़ाने का लेता हूं तो टेस्ट पेपर बनाने में अगर मेरा 2 से 3 घंटा जाएगा तो मैं 30,000 रुपया लूंगा ना भाई, कॉम्पिटेंट शिक्षक हूं।
तो जब कोचिंग उसको 1 लाख रुपया टीचर को टेस्ट सीरीज बनाने वाले को देगी, अब फिर उसको छपवाएगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करवाएगी, सारे प्रोसेस में कॉम्पिटेंट लोगों से तैयार करवाने में उसको 4 लाख रुपया खर्च आ गया। अब उसने देखा कि अगर मेरे यहां 100 विद्यार्थी ज्वाइन कर लेते हैं, 4,000 रुपया मैं फीस रखूं, तब तो मैं कॉस्ट निकाल पाऊंगा। फिर कोचिंग ने क्या की, 4 लाख कॉस्ट आया है, प्रचार किया, 3 लाख उसमें चला गया, 7 लाख हो गया। अब क्या हुआ, अब उसने देखा कि 200 विद्यार्थी ज्वाइन करें तब कॉस्ट निकलेगी, तो उसने देखा कि 200 तो हो नहीं रहे, तो 4,000 के बजाय उसने बढ़ा के फीस 5,000 कर दी, क्योंकि उसकी कॉस्ट आ रही। अब इलाहाबाद का विद्यार्थी ऐसी कॉम्पिटेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो टेस्ट सीरीज बनाई होगी, जिसकी 6,000 8,000 रुपया टेस्ट सीरीज की कॉस्ट आ रही, क्योंकि उसको बनाने वाले लोग दिन रात टेस्ट सीरीज पर ही दिमाग लगाते हैं, उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज करेगा ही नहीं। जिनके पास यूपीएससी का रिसर्च है, कहां करेगा? इलाहाबाद में गली मोहल्ले में किसी कोचिंग खुली होगी कहीं, फलाना AIS BIS CIS श्योर शॉर्ट सक्सेस, ठीक है, उसके यहां भाग जाएगा, और उसने 10 जगह से इकट्ठा करके सवाल आपसे पूछ लिया, तो आप फेल हो जाएंगे। समझिएगा, अगर 2 सवाल भी आपका किसी टेस्ट सीरीज ने सही करवा दिया, ध्यान रखिएगा, ईरा सिंघल से लेके बहुत सारे टॉपर ऐसे, टीना डाबी तक, जो 1 या 2 सवाल कम होते उनके, जो टॉपर हैं, फर्स्ट रैंकर हैं, तो यूपीएससी से बाहर होते, प्रीलिम्स ना क्वालिफाई होता। और अगर यूपीएससी से बाहर होते और 1 साल ये इलाहाबाद दिल्ली मान लीजिए किसी जगह किराया कमरा लेकर रह रहे होते, और 1 महीने की कॉस्ट 10,000 रुपया होती, तो 1,20,000 रुपया ज्यादा खर्च करते और 1 साल ज्यादा जाता। 2 सवाल अगर आपका कोई बढ़वा दे तो आपका 1.5 लाख रुपया बचा रहा है, और साथ में 1 साल बचा रहा है। इसलिए पढ़िए हमेशा क्वालिटेटिव लोगों से, इसे समझौता मत कीजिए। हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे आता है, कहता है यहीं आए हैं, इसी कोचिंग में जीएस में एडमिशन लिए हैं, यहीं कोई ऑप्शनल चल रहा है क्या? तो कोचिंग वाले ने कहा, जीएस वाले ने कहा, हमारे यहां जीएस भी चलता है, अगर ऑप्शनल भी हमारे यहां पढ़ लोगे तो 40,000 ऑप्शनल की फीस हम 30,000 में दे देंगे, 25,000 में दे देंगे। वहीं ऑप्शनल भी ले लिया, कहा टेस्ट सीरीज भी हमारे यहां ले लो, टेस्ट सीरीज भी ले लिया, बिना इस बात की परख किए कि भैया ये जीएस की कोचिंग है, इनका जीएस का एक्सपर्टीज, हमको यहां जीएस पढ़ना चाहिए, भले फीस हमारी कम कर दे, लेकिन इनका ऑप्शनल का एक्सपर्टीज नहीं है, तो हमको ऑप्शनल यहां से नहीं पढ़ना है, हमको ऑप्शनल दूसरी जगह से पढ़ना है। और टेस्ट सीरीज तीसरी एक्सपर्टीज है, तुमको टेस्ट सीरीज तीसरी जगह से करनी है। जिसका जो एक्सपर्टीज है, जिसका काम उसी को भावे, जिसकी एक्सपर्टीज है उसी के पास जाइए, ठीक है। ये बात मैंने आपको अतिरिक्त बता दी। तो टेस्ट सीरीज वो करिए जिस टेस्ट सीरीज में यूपीएससी के ट्रेंड और पैटर्न की रिसर्च करके एनालिसिस की गई हो और उसके हिसाब से सवाल बनाए जाते हो। अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्यादा करेंगे और फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। फर्जी जगह से 4 टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा, इतिहास में आपको लगेगा हमको सवाल ही नहीं आ रहा है, रहा सा आत्मविश्वास आपका खत्म कर दिया उस टेस्ट सीरीज ने। तो नीम हकीम खतरे जान से बचिएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, कई बार ज्यादा कोचिंग करोगे तो यूपीएससी में फेल होगे, गलत कोचिंग करोगे तो यूपीएससी में फेल होगी। हिंदी मीडियम में कोचिंग का नंबर बढ़ रहा है, सक्सेस रेट घट रहा है। कोचिंग 1-2 दिन नहीं चलती है, 18 महीने चलती है। उदाहरण दिया तुमको, 18 महीने में इंजीनियर आया 20 साल वाला और 22 साल में आईएएस बन के निकल गया। और हिंदी मीडियम में 18 महीने में तभी कोचिंग पूरी हुई है, और तब भी 18 महीने कोचिंग करवाने के बाद वो कोचिंग प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करवा पा रही, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाया, अनावश्यक पढ़ाया, ज्यादा नोट्स दे दिया तुमको, उस नोट्स को दिया जिसको तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंगल रीजन है जिसके कारण हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं। जो कोचिंग आपको ज्यादा नोट्स देती है, जो कोचिंग आपको फैक्चुअल पढ़ाती है, जो कोचिंग आपको टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल पूछती है जो सवाल रेयर किस्म के हैं, जो कोचिंग आपके किताबों की संख्या बढ़ा रही है, उस कोचिंग में पढ़ने से आप कभी सफल नहीं होंगे। यह बात गांठ बांध लीजिएगा। तब तीसरा चरण मैंने कहा था, पहला चरण एनसीईआरटी पढ़िए, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स नहीं। अच्छा, क्या कोचिंग का कोई नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। कौन सा नोट्स पढ़ना चाहिए? जो आपने क्लास में बैठ के बनाया हो, प्रिंटेड नहीं। आपने क्लास में जो बैठ के बनाया वो पढ़िए। अपना नोट्स जो आपने लिखा या बनाया होगा वो बहुत जल्दी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसको आपने लिखा है, समझ के लिखा है, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास में बनाए गए नोट्स को लेकर। तो पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर सेकेंडरी किताबें पढ़नी है,
और कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो नोट्स पढ़ना जो आपने बनाया, ये तो हो गया सोर्स। दूसरा मैंने कहा कि फिर आपको जाना है टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज में भी उस टेस्ट सीरीज पर जो टेस्ट सीरीज वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं जिनका उस टेस्ट सीरीज को बनाने का एक्सपर्टीज है। वो जानते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। अनावश्यक उलझाऊ बहुत जटिल सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को करने की आप हैबिट डालिए। रोज कम से कम 15-20 सवाल करिए। जब ये 15-20 सवाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। शॉर्ट एनालिसिस होगी। आपको पता चलेगा कि पॉलिटी वाले खंड में मैंने फंडामेंटल राइट पर तो लिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट पर जो अप्लाइड सवाल पूछे जाते हैं मैं उसको नहीं कर पाता। हिस्ट्री में मैंने फला जगह सवाल किया है नेशनल मूवमेंट से, लेकिन नेशनल मूवमेंट पे जहां इंप्लाइड सवाल आते मैं नहीं कर पाता। टेस्ट सीरीज आपको अंडरस्टैंडिंग बनाएगी आपके दिमाग में कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कहां और थोड़ा ज्ञान जुटाने की जरूरत है, जिससे कई सवाल आते हैं। ये टेस्ट सीरीज करेगी। और दूसरा काम टेस्ट सीरीज क्या सिखाएगी? दूसरा टेस्ट सीरीज सिखाती इलिमिनेशन टेक्निक। जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर मैं कुछ सवालों में कुछ ना जानता रहूं तो भी इलिमिनेशन टेक्निक से मैं कर सकता हूं। अब मैं आपको कुछ सवालों का उदाहरण दूंगा, सुनिएगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सी मैन मेड लेक है। यूपीएससी का सवाल है। सपोज कीजिए मुझे कुछ ना पता होता, मैं 6-7 सवाल लेने जा रहा हूं आपके सामने, उदाहरण दे रहा हूं कैसे इलिमिनेशन से आप सवाल सही करते हैं। इसको डेवलप करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ये तीसरा स्टेज है। तो एक पिरामिड बन रहा है। पिरामिड समझते हैं ना? नीचे बेस बड़ा होता है। तो मैंने भी तैयारी में नीचे बेस बड़ा बनाया। नीचे बेस क्या बड़ा बनाया? ढेर सारी एनसीईआरटी है। फिर क्या किया? फिर कुछ रेफरेंस और सेकेंडरी बुक्स हैं, और ऊपर ले आके ना अब आपकी स्किल इलिमिनेशन टेक्निक और टेस्ट सीरीज है। सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सी मैन मेड लेक है। सवाल में कई ऑप्शन थे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है कोडई कनाल। कोडई कनाल। कनाल क्या होती है? कनाल शब्द जोड़ा जाता है नहर के साथ। नहर कैसी होती है? प्राकृतिक होती, खोदी जाती है। खोदी जाती है। जो नहर खोदी जाएगी इसका तो मैन मेड है। सवाल क्या था? कौन सी झील मैन मेड है, मनुष्य ने बनाई? क्या कर लेंगे आप? कोडई के साथ क्या जुड़ा है? कनाल। इसका मतलब जरूर ये कोडई कनाल जो है ये मैन मेड झील होगी। पढ़ा नहीं, कैसे कर रही है? इटिमोलॉजी से। इसको इटिमोलॉजी कहते हैं। शब्द के रूट पर जाकर क्या कर लेते हैं? ढूंढ लेते हैं कि शब्द ऐसा है, इसका मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप इटिमोलॉजी पे मेहनत करेंगे, 6-5 महीने में आपका ये डेवलप होने लगेगा। और इससे जुड़े सवाल, आप जो इटिमोलॉजी से जुड़े सवाल होंगे आप उनको कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, यूपीएससी के सवाल हैं ये, सुनिएगा। 4-5 टेक्निक्स होती हैं इलिमिनेशन की। एक टेक्निक को कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इलिमिनेशन, एक को कहते हैं इटिमोलॉजिकल इलिमिनेशन। कॉन्टेक्चुअल मतलब संदर्भ से इलिमिनेट कर दिया, एक में शब्द के अर्थ से इलिमिनेट कर दिया। ऐसे 4-5 टेक्निक्स हैं। इन 4-5 टेक्निक्स में जितनी टेक्निक्स आप सीखते जाएंगे उतनी टेक्निक से आप इलिमिनेट करते जाएंगे। इस इलिमिनेशन से क्या करेंगे आप? 40-42 सवाल जो आपको आ रहे थे वो कर लेंगे, और 20-25 सवाल इलिमिनेशन से सही कर देंगे। 60-70 सवाल तक आप पहुंच गए। इसमें मान लीजिए 5-7 गलत भी होता है, तब भी आपका 55 सवाल 58 सवाल सही हो जाएगा। अब कुछ सवाल मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग। क्या कंसीडर द फॉलोइंग है? सवाल है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें है एरका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सेसामम, टर्मरिक।
अंग्रेजी में सवाल है ये, इनमें से विचार कीजिए। एरकानट कहते हैं सुपारी को, बार्ले कहते हैं जौ को, कॉफी आप जानते हैं, फिंगर मिलेट रागी को कहते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली को आप जानते होंगे, सेसामम तिल को कहते हैं, टर्मरिक हल्दी को कहते हैं। सवाल पूछा है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ एबव। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इनमें से किसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए चयनित किया है? अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भारत सरकार जिसको चयनित करती है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। 2 बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, एक क्या करेंगे, पूरी लिस्ट रटेंगे। और मुझे यह सवाल मैंने देखा ही ना होता कभी, तब भी मैं सही कर दूंगा। कैसे सही करूंगा? एलिमिनेशन टेक्निक से। देखिए कैसे करूंगा। मैं देखूंगा कि भाई इन्होंने ऑप्शन क्या दिया। ऑप्शन दिया है ए में 1 2 3 7, बी में दिया है 2 4 5 6, सी में दिया 1 3 5 6, डी में दिया 1 2 3 4 5 6 7। मैं देखूंगा कि भारत सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है किसानों को समर्थन देने के लिए, तो किस तरह के किसानों को समर्थन देना चाहती होगी? उनका अनाज खरीद के, धनी किसानों को कि गरीब किसानों को, ज्यादा किसानों को या जो बहुत कम उत्पादन करते होंगे उन किसानों को, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन किसानों को, या जो आजीविका के लिए खेती कर रहे हैं जिनकी सबको जरूरत होती है? दिमाग लगाइए। क्या भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी ऐसे किसान को देगी जिसकी करोड़ों की आमदनी होती हो? नहीं ना। तो भारत में कॉफी का उत्पादन कौन करता है? कॉफी का उत्पादन आम किसान करता है कि बागान होते हैं कॉफी के? कॉफी के बागान होंगे। और कॉफी के बागान किसके पास होंगे? अमीर किसान के पास, गरीब किसान के पास? अमीर किसान के पास। तो क्या सरकार अमीर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी? नहीं। इसका मैंने क्या ढूंढ लिया कि देखिए इसमें से मुझे पता नहीं सुपारी के लिए देगी कि नहीं देगी, रागी के लिए देगी कि नहीं देगी, तिल के लिए देगी कि नहीं देगी, लेकिन मैं देखता हूं तिल और जौ ये सब तो बहुत लोग उपजा सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कॉफी तो मुझे लगता है कि पक्का सरकार इसके लिए नहीं देगी। तो मैंने क्या किया, कॉफी को हटा दिया। कॉफी इसमें तीसरे नंबर पर था, तीसरा हटा दिया। अब मैंने जब विकल्प देखे ABCD में, तो मैंने पाया कि तीसरे विकल्प को हटाने पर केवल B ऑप्शन बन रहा है। बस केवल एक ऑप्शन यूपीएससी ने पूछ रखा है, इसमें तीसरा विकल्प कॉफी नहीं है। क्या पता चल गया मुझे कि कॉफी तो पक्का नहीं हो सकता, और चूंकि बाकी A, C और D में कॉफी शामिल किया गया है, इसका मतलब A, C और D इसका उत्तर नहीं है। क्या चुन लिया मैंने B चुन लिया। B क्या है? सही है। इसका आंसर क्या है? B। क्या मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट रटी? नहीं। कैसे मैंने चुना? कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल। पहले वाला जो बताया था कोडाई कनाल वाला, वो इटिमोलॉजिकल है, इटिमोलॉजिकल इलिमिनेशन कहते हैं। शब्द के अर्थ से मैंने निकाल लिया कि कौन सी मैन मेड लेक होनी चाहिए। दूसरा वाला कॉन्टेक्स्ट से निकाल लिया। सरकार जब भी किसानों को मदद देगी तो उन किसानों को देगी जो गरीब हैं, उन किसानों को देगी जो संख्या में ज्यादा है। सरकार MSP देख क्या करती है? वोट बैंक बनाती है, चाहती है कि जनता क्या हो, हमको वोट करे, किसान हमको वोट करे। कौन से किसान वोट करेंगे? अरे कॉफी पैदा करने वाले कुल 50 किसान हैं, उनका वोट सरकार को चाहिए क्या? कोई भी अंडरस्टैंडिंग आप लगा लेते तो इस सवाल को क्या कर देते? आप हल कर देते। अगला सवाल सुनिए। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? इनमें से कौन सी पत्तियों के प्रकार हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं जिससे वाटर लॉस रोका जा सके? अब वाटर लॉस कैसे रुकेगा? पत्ती का आकार अगर चौड़ा होगा तो वाटर लॉस क्या होगा? पानी का उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो क्या पूछ लिया इन्होंने? कौन सी पत्तियों के प्रकार हैं जो रेगिस्तान में पाए जाएंगे, या किस तरह की चीजें होंगी, वनस्पतियां, जिनसे वाटर लॉस कम होगा? आसान है। क्या लिखा है? ए हार्ड एंड वैक्सी लीफ, कड़ी और थोड़ी वैक्सी वाली। दूसरा टाइनी लीव्स, छोटी लीव्स। तीसरा कांटे, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। 1 2 3 ऑप्शन में क्या दिया है? 2 3 ओनली, 2 3 1 2 3। बड़ी आसानी से मैं पता कर लूंगा क्या कि तीनों होना चाहिए। इसके लिए पढ़ने की जरूरत थी क्या? इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आ गया कि बबूल रेगिस्तान में होता, उसमें कांटे होते हैं। मुझे याद आ गया कि बबूल की पत्तियां छोटी होती हैं।
और मुझे याद आ गया कि वैक्सीलीव वाली चीजें भी रेगिस्तान में पाई जाती हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया। अच्छा देखिए, अब जैसे सवाल है 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 3D प्रिंटिंग का इनमें से किसमें प्रयोग किया जाता है? पहला है प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, कन्फेक्शनरी चीजों जैसे बिस्किट विस्किट होता है इसको, इसके निर्माण में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, बायोनिक कान बनाने में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज और डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था मुझे इसमें, मान लीजिए। अब मैंने देखा कि इसमें ऑप्शन क्या है, पूछा है कि 3D प्रिंटिंग का कहां कहां एप्लीकेशन हो सकता है। अब मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि 3D प्रिंटिंग, अगर उसके बारे में थोड़ा भी आप जानते होंगे, बहुत थोड़ा सा भी जानते होंगे, उत्तर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि 3D प्रिंटिंग से ऑटोमोबाइल्स की चीजें तो बनाई जा सकती हैं, इसलिए आई ही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहां पर है? 3 नंबर पर है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, कान बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो इसीलिए आया ही है भाई उससे हम आप अंग कृत्रिम निर्मित कर सके। मैंने क्या देखा कि 2 और 3 तो होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं पता। अब मैंने देखा कि जहां 2 3 होंगे मैं उसको मारूंगा। मैंने पाया केवल बी ऑप्शन में, सॉरी केवल डी ऑप्शन में 2 3 आ रहे हैं। मैंने क्या कर लिया? ऑप्शन डी चुन लिया, सही हो गया। इसका मतलब है मुझे नहीं पता था कि डाटा प्रोसेसिंग में, डाटा प्रोसेस करने में 3D टेक्नोलॉजी का यूज होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं 2 और 3 को हटा ही नहीं सकता हूं, तो मैंने क्या पाया कि 2 3 को नहीं हटा सकते, तो ऑप्शन डी है केवल। क्या पता चल गया कि डाटा प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। सवाल सही हो गया। ऐसे ही सवाल पूछा गया कि द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट इंप्लाई। कह रहे हैं कि आधार जो कार्ड है, जो हमको इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसको आप कहां कहां इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बारे में 2 कथन इन्होंने दिया। एक कथन है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका प्रयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जा सकता है। मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, कॉमन सेंस। तीसरा एलिमिनेशन टेक्निक होती कॉमन सेंस एलिमिनेशन। जरा सोचिए कि जो बिजली का बल्ब है भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या इसमें आधार लगा दोगे? प्लग भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आधार लगा दोगे? वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगा दोगे? नहीं ना। तो जहां एनी लिखा हो, ओनली लिखा हो, 90% समझ लीजिए कि वो बात गलत है। इसमें क्या लिखा है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आधार का एप्लीकेशन किया जा सकता है। एनी शब्द लगा है, एक्सट्रीम वर्ड है, मैंने हटा दिया कि एक सही नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, इससे आइरिस ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। आपका जब आधार बना होगा तो आपकी आइरिस, आंख का उसमें लिया गया होगा, आपको याद होगा, इसका मतलब आइरिस में होता है, ये ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो दूसरा मैंने जब आधार बनवाया था उससे याद कर लिया, और पहला मैंने हटा दिया कि भैया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस में आप आधार को यूज नहीं कर सकते। क्या हो गया? पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, एक ही ऑप्शन मिल रहा है मुझे, ए, 1 ओनली, वही सही हो गया। तीसरे एलिमिनेशन के प्रोसेस क्या कहेंगे? कॉमन सेंस एलिमिनेशन। पहला क्या था? इटिमोलॉजिकल। दूसरा क्या है? कॉन्टेक्चुअल। तीसरा क्या है? कॉमन सेंस एलिमिनेशन। ऐसे ही सवाल है, आया है कि डिजिटल पेमेंट को लेकर निम्न में से कौन से कथन सही हैं। कह रहा कि भीम ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे किसी भी यूपीआई इनेबल्ड जगह पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सही बात है, भीम भी एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है, कोई भी दूसरा यूपीआई प्लेटफॉर्म वाला भीम से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपने किया होगा, जान लिया। दूसरा क्या है? वाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। चिप पिन कार्ड जो होता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कह रहे हैं इसमें 4 चरण वाला ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। आपने कभी डीजल पेट्रोल खरीदा होगा, आप कभी सामान गए होंगे बिग बाजार खरीदने, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जब उसको देते हैं तो 4 चरण वाला कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है क्या? नहीं। डेबिट उसमें डालता है, आप पिन अपना डायल करते हैं और पैसा चला जाता है। कितना चरण हुआ? 2। डेबिट लगाया, क्रेडिट लगाया, पिन डाला, काम हो गया। इसका ये क्या है? ये कह रहा है 4 चरण होते हैं। गलत है। कैसे एलिमिनेट कर दिया इसको? अलर्टनेस से, कॉमन सेंस से। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो जब आप
टेस्ट सीरीज करते हैं, बढ़िया टेस्ट सीरीज, किसी बढ़िया कोचिंग की टेस्ट सीरीज, तो आप इस तरह की यूपीएससी के सवालों की एलिमिनेशन टेक्निक सीखते हैं। और जितना एलिमिनेशन टेक्निक आप सीखते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और तब आप इससे 55 सवाल कर पाएंगे। तो यूपीएससी अगर आप देना चाहते हैं तो कुछ बातें ना की हैं, जैसे अवेयरनेस, अलर्टनेस, एनालिसिस, इलिमिनेशन, 4 चीजें की हैं। अवेयर रहिए, अपने आसपास की चीजें देखते रहिए, अलर्ट रहिए, एनालिसिस करना सीखिए और एलिमिनेट करना सीखिए। चारों प्रक्रियाएं कब होंगी? जब आप एक बार बेसिक तैयारी कर लेंगे। अब आज की जो चर्चा है ये मैं रोकूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें बची रह गई हैं। पीटी की तैयारी को लेकर बहुत सारी बात बची रहेगी, तो मैं अभी जितनी तैयारी बात की उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं नटसेल में। और इसके बाद वाला भाग में देखता हूं कि शायद वो अगर अपलोड हो जाए यूट्यूब पर तो उसको बाद वाला भाग अपलोड कर दूंगा। पहले भाग में मैंने बताया कि पीटी बहुत आसान एग्जाम है, इसके लिए 3-4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कब ये बात लागू होगी? जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पीटी की तैयारी शुरू ना करें। कोई लाख कह दे, लाख मना करे, फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना बंद मत कीजिएगा। तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी से होगी। एनसीईआरटी में कैसे बढ़े? लाइटर पार्ट पढ़ के तब मुश्किल भाग की ओर जाए। पहले हमारा पढ़ने में मन लगना चाहिए। मुश्किल चीज पढ़ने में मन लगता है कि आसान? आसान। एनसीईआरटी कैसी? आसान है। इसलिए पहले एनसीईआरटी शुरू कीजिए। एनसीईआरटी में सबसे आसान एनसीईआरटी कौन होगी? 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आसान होगी, 6ठी कक्षा की, 6ठी की। इसलिए शुरुआत कहां से कीजिए? 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी शुरुआत कीजिए। 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी शुरुआत कीजिए, 12वीं तक जाइए। कहां कहां? ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी जैसे विषयों में। इकोनॉमी में 9वीं कक्षा से, 11वीं वाली स्टेट्स वाली छोड़ दीजिएगा। साइंस में 10वीं कक्षा से। तो पहले सरल से जटिल की ओर मूव कीजिए, इंटरेस्टिंग से नॉन इंटरेस्टिंग की ओर मूव कीजिए। नॉन इंटरेस्टिंग चीज भी हम तब पढ़ लेंगे जब पहले हमारा इंटरेस्ट बन गया हो। तो पहले नॉन इंटरेस्टिंग चीज नहीं, पहले इंटरेस्टिंग चीज पढ़िए। एनसीईआरटी पहला चरण। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हर चीज की, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनकी 1 या 2 किताब, बस उसी 1 या 2 किताब को बार बार पढ़िए। रेयर सवालों के चक्कर में मत भागिए, ठीक है? दूसरा चरण। तीसरा चरण, टेस्ट सीरीज करिए और 4-5 महीने लगातार रोज टेस्ट सीरीज करिए। जैसे मैंने कहा ब्रश करते हैं आदत पड़ जाती है, वैसे सवाल रोज सॉल्व कीजिए, ठीक है? ये 3 चरण आपकी तैयारी के हैं। इन 3 चरणों के बिना ये परीक्षा नहीं निकलेगी। और तीसरे चरण में मैंने कहा कि जब टेस्ट सीरीज करिए तो इलिमिनेशन की टेक्निक सीखिए। 4-5 टेक्निक होती है इलिमिनेशन की, उन 4-5 टेक्निक्स को सीखिए और उन टेक्निक्स पर मास्टरी करिए। जब इस टेक्निक का आप 60-70 टेस्ट पेपर सॉल्व करने में इस्तेमाल कर चुके होंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम में जाके इलिमिनेट नहीं कर पाओगे जब तक उसको सीखा नहीं है। जब 40-50-60 टेस्ट पेपर लगा चुके होंगे पहले और उसमें एलिमिनेशन की टेक्निक्स को माच चुके होंगे, तब एग्जाम में उस एलिमिनेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है? ये बातें की हैं। और मैंने कहा अवेयरनेस, अलर्टनेस ये बहुत जरूरी है। ह्यूमन एरर को रोकना जरूरी होगा, आपका शेड्यूल ठीक करना जरूरी होगा। जो लोग रात में बहुत देर सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, आदत बन गई, दोपहर में 2 घंटा सोने की आदत है, उनका 3-4 सवाल ह्यूमन एरर से गलत हो जाएगा। पीटी वाले दिन दोपहर में आपको सोने मिलेगा नहीं। अब बिना सोए आपका दिमाग काम करता नहीं, उस दिन सोने के लिए नहीं मिलेगा, दिमाग भारी होगा, सर दर्द कर रहा होगा। सेकेंड हाफ में हो सकता है आप क्वालिफाई ना कर पाए। फर्स्ट हाफ में भी आपको 9 बजे सो के उठने की आदत है, उस दिन 9 बजे आपको पेपर मिल गया, आपका दिमाग ही 10 बजे से काम करना शुरू करता है, अभी आपका दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ, पेपर करने बैठ गए, 2 सवाल कम कर पाए। तो अगर यूपीएससी आपको 9 बजे से परीक्षा में बुला लेगा तो इसका मतलब 9 बजे आपका दिमाग तेज चलना चाहिए। 9 बजे आपका दिमाग तब तेज चलेगा जब आप 7 बजे उठ के 9 बजे रोज पढ़ने बैठ जाते हो। छोटी बात है, लेकिन जहां 6 लाख लोग, 7 लाख लोग परीक्षा में बैठ रहे होंगे, वहां छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेंगी, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो 4-5 बातें जो मैंने बताई, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए अगर तैयारी करनी है।
डिसिप्लिन्ड होइए, पैशनेट होइए, डेडिकेटेड होइए, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, कम सामग्री रखिए पढ़ने की, बार बार उसी को रिपीट कीजिए, रिटेन कीजिए, उसी को पढ़िए जिसको रिटेन कर सकें, जो पढ़ा उसकी बार बार सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, टेक्निक सीखिए और तब परीक्षा में शामिल होइए। क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज यूज करने चाहिए, कुछ और बातें, इनसे संबंधित बात मैं आगे डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।